बच्चों आज हम लेके आए हैं बल न्यूटन के गति विषयक नियम वाले चैप्टर के थ्योरी वीडियो को। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक पाएंगे। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहली हेडिंग है बल। बल क्या है? चलिए बच्चों, इसकी परिभाषा लिखते हैं। बल होता क्या है, जिसे हम लोग फोर्स बोलते हैं। क्या फोर्स इंग्लिश में? तो इसकी डिफिनेशन ये हो गई बच्चों कि बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। विराम या गति की अवस्था को परिवर्तन किया जाता है। अवस्था को परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। जैसे बच्चों, कोई पिंड गति की अवस्था में जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक वो विरामावस्था में नहीं होगी। ठीक है, उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बल। और एक बात और समझ लो बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, बल दो प्रकार का होता है। बल दो प्रकार का होता है। नंबर एक, संतुलित बल। ठीक बच्चों, संतुलित बल। नंबर एक क्या है? संतुलित बल, जिसे इंग्लिश में हम लोग बैलेंस कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। और जो दूसरी हेडिंग हमारी है बच्चों, वो क्या है? वो है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है? अनबैलेंस फोर्स। क्या है? अनबैलेंस फोर्स। ये क्या होता है? आइए बच्चों, इसको हम देखते हैं। तो बच्चों, पहली हेडिंग है संतुलित बल। क्या है? संतुलित बल। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, संतुलित बल की परिभाषा बहुत ही आसान है बच्चों, आप एक बार देखेंगे और समझ जाएंगे तुरंत। चलिए आइए लिखते हैं। होता क्या है? जब कोई वस्तु पर कई प्रकार एक साथ बल कार्य कर रहे हैं और उनके परिमाणी बल शून्य हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों, एक साथ कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल जो है, क्या है? टोटल बल, नेट बल, जिसे नेट फोर्स कहते हैं। परिणामी बल शून्य हो। क्या हो? शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। उदाहरण अगर देखना चाहें, जैसे मान लो कोई एक टीम है, किसी रस्सी को बराबर फोर्स से खींच रही है। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये रस्सी है। ये क्या बच्चों? ये रस्सी है। ठीक है। ये वाली टीम इसको इस तरफ खींच रही है 10 न्यूटन के फोर्स हो। ठीक है। ये टीम है इंडिया, मान लिया। क्या है? ये इंडिया है, टीम मान लिया। ये मान लो पाकिस्तान है, ये भी 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है। तो ये नेट बल जो इसका होगा वो शून्य होगा बेटा।
तो क्या होगा, इसे परिणामी फोर्स कहते हैं, बराबर फोर्स लगना। ठीक है, परिणामी बल होगा। तो आइए बच्चों, अब इसी के बाद हम दूसरी हेडिंग देख लेते हैं, असंतुलित बल क्या है। असंतुलित बल, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, इसकी भी परिभाषा ऐसे है, कैसे, जब जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण, यहाँ पर तो उदाहरण हमने बताया था कि किसी रस्सी को बराबर बराबर फोर्स से दो टीमें खींच रही हैं तो उसका नेट बल शून्य होगा। यहाँ पर अगर देखें कि इसका उदाहरण कोई बस है, जैसे मान लीजिए कोई बस है, क्या है, तो अब इसी में रस्सी देख लो, ऐसे ही देख लो। अब रस्सी का एग्जांपल ज़्यादा सही है इसमें। तो एक एक टीम ने बेटा, इंडिया ने मान लो 10 न्यूटन या 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये रस्सी है, ये क्या है, ये रस्सी है, बराबर बराबर टीमें खींच रही हैं फोर्स से। इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, टीम 20 न्यूटन का, ये 19 न्यूटन का फोर्स लगा दिया पाक ने। बेटा पाकिस्तान ने कितने का फोर्स लगा दिया, 19 न्यूटन का। इसने क्या लगा दिया, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पर परिणामी बल जो होगा शून्य नहीं होगा, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। ये जो इंडिया वो जीत जाएगी, क्योंकि इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इसने 19 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसका फोर्स ज़्यादा है, ये रस्सी इस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर परिणामी फोर्स जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए बच्चों, और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं, जैसे कार, बस, ट्रक के जो इंजन होते हैं वो भी असंतुलित बल लगाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके बाद की हेडिंग है बच्चों, न्यूटन के गति विषयक नियम। क्या हेडिंग है, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन के गति विषयक नियम आइए देखते हैं क्या थे। न्यूटन के गति विषयक नियम, गति विषयक नियम। तो बच्चों इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपके स्क्रीन पर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों आपको बता दें, यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें पहली बार न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में सिद्ध किया या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लेख किया, मतलब लिखा। तो बच्चों ये तीनों नियम क्या होते हैं, आइए बताते हैं। इसमें आप लिखोगे, इनके निम्नलिखित 3 नियम थे। इनके निम्नलिखित, न्यूटन के गति के 3 नियम थे। इनके निम्नलिखित 3 नियम थे, निम्नलिखित 3 नियम थे। हैं क्या, वो हैं तो हैं, थे कहाँ थे। तो बच्चों इसके निम्नलिखित 3 नियम हैं। पहला, न्यूटन का प्रथम नियम। क्या बेटा, पहला हेडिंग, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, या पहला नियम भी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कौन इतना बड़ा हेडिंग लिखे, पहला नियम। पहला नियम, जिसे बच्चों हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ। और जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे बोलते हैं ना, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो पहला नियम क्या है बच्चों, आइए इसमें डिफिनेशन हम देखते हैं इसका ज़रा। इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है। देखो डिफिनेशन ये कहती है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में, तो वो गति की अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में, बच्चों गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था में, तो वह गति की
अवस्था में होगी, गति की अवस्था में होगी। यदि वह विरामावस्था में, किसमें बच्चों, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में होगी, तो वह विरामावस्था में होगी। कब तक, जब तक उस पर कोई होगी। कब तक बच्चों होगी ये, जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बच्चों यह इसका प्रथम नियम है। क्या है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही होगी, यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही होगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा जाए। इसका मतलब यह है बच्चों, अगर कोई अंतरिक्ष में कोई पिंड चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। कब तक, जब तक उसको कोई रोकने वाला ना हो। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, जिसे लिखते हैं दूसरा नियम। क्या, दूसरा नियम, या तो इसी को हम बोलते हैं बेटा संवेग परिवर्तन का नियम। क्या इसी को बोलते हैं, संवेग परिवर्तन का नियम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इस नियम को दो प्रकार से लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, हम दोनों आपको बताएंगे। तो पहले बच्चों हम पहला नियम देखते हैं, इसका क्या है। तो पहला नियम आपका ये है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बच्चों इसका नियम क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण बच्चों, क्या, त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, F जो है प्रोपोर्शनल टू होता है MA। तो इसी के आधार पे नियम दिया गया है। पहला नियम है, किसी पिंड पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान के दिशा में और उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा नियम भी हम आपको बता देंगे, या तो इसको ऐसे लिखो, या तो एक नियम और है वो भी हम आपको अभी हम आगे लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे नियम को इसी दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो संवेग परिवर्तन के नियम को किसी एक और प्रकार से देखते हैं, वो क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। दूसरा नियम संवेग परिवर्तन का नियम क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के बल के संवेग परिवर्तन के बराबर होता, उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता। बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, ये बराबर है। ठीक है, बराबर
होता है, क्या बराबर होता है। तो कैसे लिखोगे परिभाषा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के संवेग परिवर्तन के दर के संवेग परिवर्तन के, बेटा इसमें थोड़ा सा छूट गया है, क्या दर के दर के बराबर होता है, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला देख लो, एफ जो होता है वो dp/dt के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या एफ डेल्टा p/डेल्टा t के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी इसको हम प्रूव करा देंगे, आगे भी प्रूविंग आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आइए तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है बच्चों, इससे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, समझिएगा क्या है इसकी परिभाषा। देखिए, किसी वस्तु पर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आसान भाषा में, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बच्चों, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, या तो दूसरी भाषा में आप लिख सकते हो, किसी वस्तु पर आप सामने से जितना फोर्स लगाएंगे तो उस वस्तु पर विपरीत दिशा में भी उतना ही फोर्स लगाया जाएगा। जैसे आप किसी दीवार में कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल वापस आती है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी तो होती है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो, इसमें एक फार्मूला होता है, एफ से पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल माइनस, फिर उल्टा विपरीत दिशा में, विपरीत माने माइनस, और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पे बल लगाया जाता है। इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। जो अगली हेडिंग है संवेग। संवेग क्या होता है, जिसे हम लोग बेटा मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम इंग्लिश में। ठीक है, ये संवेग है। आइए संवेग की परिभाषा लिखते हैं, इसको आसान तरीके से कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पर एक फार्मूला देख लो, फार्मूला होता है P=m×v, ये होता है। जैसे P क्या है बेटा, यहाँ संवेग है, P क्या है यहाँ पर, संवेग है। m क्या है बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान है। क्या है बच्चों, द्रव्यमान, मास कहते हैं द्रव्यमान को। और v क्या है यहाँ पर, वेग है बेटा, किसका, वेग, किसी वस्तु का होगा। ठीक है, अब देखेंगे तो अगर इसका मात्रक निकालें, p का मात्रक बताइए, p का मात्रक तो आप निकाल सकते हैं कैसे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, होता है कि नहीं होता। अब वेग p का बीमा निकालें तो बच्चों एक हमने वीडियो बनाया है बीमी विश्लेषण नामक, तो उसमें मात्रक और बीमा हमने आपको सिखाया है। पी का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों, परिभाषा भी हम बता रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, आप वेट करिए। देखिए, द्रव्यमान का m होता है, मीटर का l होता है, समय का t, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा क्या, इसका बीमा हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, परिभाषा कैसे लिखनी है। तो परिभाषा के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो कैसे लिखोगे परिभाषा बच्चों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से
प्रदर्शित करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक बीमा हमने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर हेडिंग है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। आइए बच्चों, दूसरे नियम का यहाँ पर निगमन करना है, प्रूव करना है। चलिए बच्चों, आइए इसका निगमन करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले आप समझिए। पहले नंबर पे किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, उसके त्वरण के, लगाया गया बल उसके त्वरण के क्या होगा, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, सबको पता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, होता है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, इसमें बेटा जो द्रव्यमान होता है नियत होता है। इस समीकरण के लिए द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के क्या बच्चों, उसके द्रव्यमान के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती भी होता है, दोनों आप लिख सकते हैं। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू M होगा, समीकरण 2 होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, अगर 2 को हम मिलाएं, आइए मिलाते हैं। लेफ्ट हैंड सेम है, प्रोपोर्शनल टू MA आ जाएगा भाई, कंबाइन कर दिया दोनों का, दोनों एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती है, तो F दोनों के अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर F प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, K आएगा, MA ये आएगा। ये एक फार्मूला, यहाँ पर K हम मान ले रहे हैं 1 है, जो कांस्टेंट है वो क्या है बेटा, 1 है। इसका नियतांक क्या है, नियतांक मान लिया हमने 1 है। तो F बराबर क्या आ जाएगा, MA आएगा कि नहीं आएगा, तो F बराबर MA आएगा। ये एक फार्मूला प्रूफ हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब अभी ये कहानी जारी है, आगे रखना है। ये तो प्रूफ हो चुका है यहाँ पर, अब आगे हमें एक चीज़ और प्रूव करना है। और न्यूटन का द्वितीय नियम यही तो था, न्यूटन का द्वितीय नियम है। ये क्या है बच्चों, न्यूटन का द्वितीय नियम, यही यूज करना है, याद रखना है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, यही है, इसे हमें यूज करना है। चलिए बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें और इसी को भी आगे भी देखना है। चलिए बच्चों, आगे दूसरी प्रूविंग इसी की देखते हैं। जैसे F बराबर MA, ये देखा है न्यूटन का द्वितीय नियम, किसका बच्चों, न्यूटन का द्वितीय नियम था, ये द्वितीय नियम। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखिए बहुत ध्यान से, न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब इसमें F बराबर जो होता है MA होता है। F बराबर क्या होता है, MA। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब एक त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण को आप लिख सकते हैं A बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा T, लिख सकते हैं, मान रखिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, M डेल्टा V बटे डेल्टा T, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ बच्चों, डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V को अगर आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो MV माइनस U, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, अंतर होता ना, डेल्टा V माने अंतर चलता है। डेल्टा V को आप लिख सकते हो V माइनस U या V1 माइनस V2, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे की कहानी देखिएगा, MV माइनस MU बटे डेल्टा T लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, F बराबर MU को P2 लिख सकते हो, और ये इनिशियल मोमेंटम होता तो MP1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा P बराबर MV होगा, तो ये अंतिम वेग होता तो यहाँ 2 लग जाएगा। P1 MU U1 ये प्रारंभिक वेग होता तो 1 लग जाएगा, बटे डेल्टा T चल रहा है। तो F बराबर इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा P। भाई डेल्टा P को आप लिख सकते हो P2 माइनस P1
तो बटे डेल्टा टी, ये एक फार्मूला हो जाएगा आपका प्रूविंग। तो ये भी तो न्यूटन का गति नियम बताया गया था। किसका बताया गया था बच्चों? ये न्यूटन के द्वितीय नियम में। किसमें बताया गया था? द्वितीय नियम, कि भाई किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन दर, समय को दर कहते हैं। किसी पिंड पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें और थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है बच्चों। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, या एक और मात्रक लिख सकते हैं इस वाले जो F बराबर ma से लिखाया था उससे, किलोग्राम त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक मात्रक ए भी होता है। तो बच्चों आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है आवेग। आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पल्स। इम्पल्ज क्या बोलते हैं? इम्पल्ज या इम्पल्स भी बोल सकते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? आइए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं सबसे आसान तरीके में। ठीक है, देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर एफ गुणे टी, डॉट माने गुणा होता है, एफ गुणे टी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, संवेग का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है उसको भी हम प्रूव करा देंगे। क्या प्रूव कराएंगे? देखिए, अगर दूसरा फार्मूला आप देखना चाहते हैं वो हो गया ये जे बराबर एम। हाँ, ये दूसरा परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। परिभाषा भी हम लिख रहे हैं थोड़ी देर में, पहले आप जरा फार्मूले को देख लें। देखिए ये फार्मूला होता है, एफ को लिख सकते हैं क्या बेटा? एम ए लिख सकते हैं, एम ए टी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आप एम को लिख सकते हैं क्या? बताइए बच्चों, क्या होता है? ये त्वरण होता है। त्वरण की परिभाषा क्या होती है? डेल्टा वी बटे डेल्टा टी होता है। भाई वी बटे टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वी बटे टी। अब यहाँ पर देखें तो जे बराबर होगा, टी से टी कट जाएगा, एम वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम वी हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें डेल्टा भी लगता है। अगर देखें तो ये तो नॉर्मल स्थिति के लिए बता रहे हैं कि जे एम वी के बराबर होगा, इसका मतलब इसका मात्रक ये इसके मात्रक के बराबर होगा। इसको हम पी लिख सकते हैं एम वी के। तो जो इसका मात्रक होता है वो इसका मात्रक होगा संवेग का। और दूसरी बात, यहाँ डेल्टा अगर चलेगा, ठीक है, तो टी और डेल्टा टी अप्रॉक्सिमेट कट सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा, तो डेल्टा पी चलेगा। तो मतलब संवेग के में परिवर्तन के बराबर होगा, क्योंकि बेटा ये डेल्टा वी हो जाएगा ना तब। तो डेल्टा वी जो होता है इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। अभी हमने थोड़ी देर पहला बताया था कि जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो बच्चों आप परिभाषा इससे भी लिख सकते हो, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। या तो इससे लिख सकते हो, किसी पिंड पर लगाया गया बल और जितने समय के लिए लगाया जाता है उसके गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो कैसे लिखोगे बच्चों? किसी पिंड पर लगाया गया बल और जितने समय के लिए लगाया जाता और जितने समय के लिए लगाया जाता है उस समय के गुणनफल को, लगाया जाता है उस समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ मात्रक निकालना चाहते हो, जे का मात्रक भी निकाल सकते हो। क्या होता है मात्रक बच्चों? संवेग के मात्रक के बराबर होता है। अभी हमने बताया था, या तो न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो, न्यूटन सेकेंड, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। ठीक है, बीमा भी वही होगा, जे का बीमी सूत्र क्या होता बच्चों? किलोग्राम का एम, मीटर का एल, टी -1 बटे में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये इसका बच्चों बीमा हो गया। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर
एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।